India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। India Legal presents Courts Roundup. उत्तर प्रदेश सरकार के कावड़ यात्रा मार्ग में दुकानों और रेहड़ी वालों को अपना नाम लिखने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। अदालत ने सरकार के निर्णय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और यूपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। यही नहीं, इस मामले में कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत अब राज्य पुलिस दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। उन्हें केवल खाद्य पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान मालिकों उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत कहा गया है कि दुकानों पर मालिक और कर्मियों का नाम लिखने का दबाव न डाला जाए। इस मामले में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस ये बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की थी, उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव पर रोक लगा दी है। बेंच का यह मानना था कि खाना किस प्रकार का है, वेज या नॉन वेज, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये जानना कि खाना कौन सर्व कर रहा है। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स है। मामले पर सुनवाई के दौरान एनजीओ की ओर से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरह की शक्तियां नहीं देता।
सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला लगाने वाले दुकानदार की ओर से इस तरह की नेम प्लेट लगाने के आदेश देने से कुछ फायदा नहीं होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह छद्म आदेश है। सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से हो रही है। सभी धर्मों के लोग, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध कांवड़ियों की मदद करते हैं। कांवड़ियों को मांसाहार खिलाने को लेकर सख्त कानून पहले से बने हैं। सिंघवी ने कहा कि यह आदेश कांवड़ यात्रा के छद्म आदेश है। इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर यानी नेम प्लेट नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये यात्रा हजारों किलोमीटर की होती है। इस बड़े रूट पर बड़ी तादाद में चाय की दुकानें, ठेले और फलों की दुकानें हैं। ये आदेश तो इन दुकानदारों के लिए आर्थिक तंगी लेकर आएगा। सिंघवी ने कहा, हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं। जस्टिस ASVN भट्टी ने कहा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं मुस्लिम होटल में गया, इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड और हाइजीन के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। वहाँ साफ सफाई थी, इसलिए मैं वहाँ गया। ये पूरी तरह से आपकी पसंद का मामला है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा से पहले जरूरी निर्देश जारी किए थे। सरकार के मुताबिक सड़क किनारे ठेले समेत हर खाद्य पदार्थ की दुकानों के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना जरूरी कर दिया गया था। और उधर दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने UAPA के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा M सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने की, जिसने अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के साथ अपील की 24 जुलाई को सुनवाई के लिए इसको सूचीबद्ध किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा M सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने की, जिसने अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के साथ अपील को 24 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने कहा, एक्टिंग चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन इस मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसके सदस्य जस्टिस अमित शर्मा नहीं हो। जस्टिस अमित शर्मा ने पहले सह आरोपियों की पहले से लंबित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। वकील के रूप में वो NIA के लिए SPP के रूप में विभिन्न UAPA एक्ट मामलों में पेश होते रहे हैं। खालिद की पहली जमानत याचिका को 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष अपील में आदेश को चुनौती दी। खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने वाली अपनी याचिका वापस लेने के बाद नई जमानत याचिका दायर की थी। खालिद ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। इसके बाद खालिद ने CRPC की धारा 437 के साथ UAPA एक्ट की धारा 43D खंड 5 के तहत एक नया आवेदन दायर किया। नियमित जमानत की उनकी पहली याचिका मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी। खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे हैं। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए UAPA एक्ट के तहत अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है। उधर नीट UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब अदालत सुनवाई आगे करेगी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि पेपर 4 मई से पहले लीक हुए थे, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर कब मिले ये साफ नहीं है। दरअसल कुछ छात्रों ने प्रश्न के 2 विकल्पों के लिए अंक देने के NTA के फैसले को चुनौती दी। एक सवाल के 2 संभावित जवाब से उपजे भ्रम का कुछ उम्मीदवारों ने विरोध किया। इन लोगों ने कहा कि जिन बच्चों ने कोई एक जवाब दिया उन्हें 4 अंक मिले, जिन्होंने भ्रम के चलते छोड़ दिया उन्हें 0 मिला। इसके चलते रैंकिंग बदल गई। वकील हुड्डा ने कहा, बिहार पुलिस के सामने CRPC 161 के तहत दर्ज इन चारों के बयान से साफ है कि पेपर लीक 5 मई को परीक्षा होने से पहले ही हो गया था।
सॉलिसिटर जनरल ने ईओयू की रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा, अमित आनंद मिडिलमैन है। वो 4 मई की रात को छात्रों को इकट्ठा कर रहा था। नीतीश कुमार मौके पर मौजूद थे, जहां पेपर सुबह मिला और छात्रों को उत्तर याद कराया गया। सीजेआई के बयानों के आधार पर ये लगता है कि पेपर 5 मई से पहले लीक हुआ था। एसजी ने कहा, ईओयू ने अमित आनंद के बयान को बाद में दर्ज किया। सीजेआई ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, अमित आनंद के बयान के मुताबिक 4 मई को रात में लोगों को इकट्ठा किया गया था प्रश्न पत्र के उत्तर याद कराने के लिए। एसजी ने कहा, हमने बिहार के सेंटर, शहर और राज्य के छात्रों के सफलता रेशियो का अध्ययन किया है और इसकी तुलना 2022 और 2023 से की है और इसमें कोई असमानता नहीं है। सीजेआई ने कहा, अनुराग यादव के बयान से लगता है कि उसे पेपर 4 मई को मिल गया था। फिर भी हमें देखना है कि पेपर लीक क्या पटना, हजारीबाग तक ही सीमित था या लीक व्यापक स्तर पर हुआ था। सीजेआई ने कहा, हमारे पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि लीक इतनी व्यापक था और पूरे देश में फैल गया था। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि अभी तक जो भी मामले आए हैं वो बिहार और हरियाणा में एक जगह जबकि राजस्थान में 2 जगह पर ऐसे मामले आए। सीजेआई ने कहा, हमें यह देखना होगा कि क्या पेपर लीक स्थानीय स्तर पर है और यह भी देखना होगा कि पेपर सुबह 9 बजे लीक हुआ और 10:30 बजे तक हल हो गया। और अगर हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको हमें यह दिखाना होगा कि लीक हजारीबाग और पटना से भी आगे हुआ था। एसजी ने कहा, कुछ सेंटरों में छात्रों ने केनरा बैंक के आधार पर पूरी परीक्षा दी है। झज्जर में 3 सेंटर थे, एक में केनरा बैंक वाला पेपर दिया गया और छात्रों को कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि बाकी 2 में गलती का एहसास होने पर पेपर बीच परीक्षा से वापस ले लिया गया और नया पेपर दिया गया। इस प्रकार छात्रों ने कहा कि उन्हें पूरा समय नहीं मिला और यह सच था। सीजेआई ने कहा कि फिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? एसजी ने कहा, यह तय किया गया कि एक निर्णय था जिसमें कहा गया था कि यदि छात्रों के पास कम समय है तो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं और फिर बाद में इसे रद्द कर दिया गया और फिर से परीक्षा आयोजित की गई। कोर्ट ने कहा, विशेषज्ञ दल इस प्रश्न पर अपनी राय तैयार करेंगे। इसके लिए कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर को 3 विशेषज्ञों की कमेटी बनाने को कहा और रजिस्ट्रार जनरल आज ही इस आदेश को आईआईटी दिल्ली को भेजेंगे ताकि राय तैयार करने के लिए जल्द कदम उठाए जा सके। कोर्ट ने कहा, 23 जुलाई दोपहर 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अपनी राय भेजेंगे। जो रिजल्ट डिक्लेयर करा गया था उससे रिलेटेड डाटा को एनालाइज करा गया, कोर्ट के आगे बताया गया सीकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से सीकर में अनप्रेसिडेंटेड हाइक थी और एक जो क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है उसकी वजह से टॉप रैंक पे 400% की इन्फ्लेशन थी, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। सबको सुनने के बाद कोर्ट ने बोला है कि जो पिटिशनर्स को आज मौका नहीं मिल पाया है वो एक रिटन सिनॉप्सिस जो है आज शाम तक कोर्ट के आगे ईमेल के थ्रू कोर्ट को देंगे और बाकी जो है कल रिस्पोंडेंट्स भारत सरकार और एनटीए की जो है उनके आर्गुमेंट्स को सुना जाएगा और उसके बाद फाइनल डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत अगली सुनवाई तक फिलहाल बरकरार रहेगी। अक्टूबर 2021 में 5 लोगों की हत्या से संबंधित इस हिंसा में आशीष मिश्रा के काफिले के वाहनों ने कथित तौर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह को कुचल दिया था। पिछले साल जनवरी 2023 में जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने उन्हें 8 सप्ताह
के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया। न्यायालय ने ये निर्देश यह देखते हुए पारित किया कि कुछ गवाह परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुकदमे में देरी हुई। न्यायालय ने आदेश में चिन्हित किया कि मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि अब तक 117 गवाहों में से 7 की जांच की जा चुकी है। इस संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। हम ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि वह लंबित अन्य समयबद्ध या जरूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए समय सारिणी तय करें, लेकिन विषय परीक्षण को प्राथमिकता दें। सरकारी वकील ट्रायल कोर्ट को उन गवाहों के बारे में सूचित करेगा जिन्हें तय तिथि पर पेश किया जाएगा। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी गवाह मौजूद रहें। याचिकाकर्ता या अन्य सह आरोपियों के वकील इस संबंध में ट्रायल कोर्ट को पूरा सहयोग देंगे। ऐसा कहते हुए ट्रायल कोर्ट को अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट भेजने को कहा गया। यह आदेश मिश्रा पर कई शर्तों के साथ आया था। इन शर्तों में से कोर्ट ने मिश्रा को अंतरिम जमानत लेने के 1 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य छोड़ने और अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान यूपी राज्य या दिल्ली एनसीटी में नहीं रहने का भी निर्देश दिया था। हालांकि इस शर्त को इस हद तक संशोधित किया गया था कि उन्हें दिल्ली में रहने की अनुमति दी गई थी। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट सजा सुनाने से पहले आरोपी के पिछले आचरण के बारे में शायद ही पूछताछ करते हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 427 द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है। एनआई एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में सजा एक साथ चलाने के निर्देश मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सजा में सहमति की राहत का दावा करने के लिए याचिका विचारणीय नहीं है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता को 10 अलग अलग मामलों में 12 साल की कैद इसलिए काटनी पड़ी क्योंकि याचिकाकर्ता पर सजा के बाद के आदेश सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता की पिछली सजा के बारे में जानकारी नहीं थी या उसे अवगत नहीं कराया गया था। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा कि अगर दोष सिद्धि देने वाली अदालतों ने अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष से याचिकाकर्ता की पिछली दोष सिद्धि और सजा के बारे में पूछताछ की होती तो वो सीआरपीसी की धारा 427 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का कुशल पूर्वक प्रयोग कर सकते थे। इसलिए इस अनियमितता को रोकने और ऐसी किसी भी स्थिति की घटना से बचने के लिए, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, इस न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमे से निपटने वाले सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी किए। उधर यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को नो कहा और शाकाहारी मांसाहारी के बोर्ड को यस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट का कहना था कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। ढाबे में खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये बताना होगा। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि याचिका में संविधान के किन अनुच्छेद के उल्लंघन का आधार देकर सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार के नेम प्लेट आदेश, जिसमें ये मैंडेटरी किया गया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जितने भी रेस्टोरेंट्स या फिर भोजनालय हैं, उन्हें अपने मालिक के नाम को प्रदर्शित करना जरूरी होगा। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि ये निर्देश आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन है, जो धार्मिक या जातिवाद के भेदभाव को बढ़ावा देकर कास्ट, क्रीड, जेंडर या फिर बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसके अलावा ये निर्देश आर्टिकल 17 का उल्लंघन भी माना जाता है, जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये निर्देश आर्टिकल 19 या फिर 21 का भी उल्लंघन है, क्योंकि इसके अतिरिक्त आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका भी उल्लंघन करता है। हाल ही में कोर्ट का आदेश है कि कांवड़ यात्रा पे आते हुए मार्ग में जितने भी भोजनालय पड़ते हैं, उनमें परोसने जाने वाले भोजन का ही मेन्यू देना होगा, ना कि नाम का। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.